चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं एक पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज का दिन राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत खास रहा है और इसके बाद में जो फैसला आज आया है सुप्रीम कोर्ट का मोदी सरनेम के मामले में राहुल गांधी को लेकर के, उसके क्या राजनीतिक फायदे नुकसान होंगे आने वाले दिनों में, ये दिखेगा। आने वाली 8 तारीख को लोकसभा में अविश्वास सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होनी है। तब तक राहुल गांधी लोकसभा में एंट्री कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आज ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पत्रकार वार्ता में ये बात कही कि पिछली बार जब गुजरात की कोर्ट का फैसला आया, उस समय उस फैसले के पालन में जितनी तत्परता दिखाई गई कि फैसला आने के तुरंत बाद राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई। सदस्यता खत्म होने के बाद में उनका आवास खाली कराया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने यही बात आज पत्रकार वार्ता में कही कि अब देखने वाली बात होगी कि गुजरात हाई कोर्ट तो लोकसभा से, दिल्ली से बहुत दूर था, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकसभा के अध्यक्ष तक पहुंचने में कितना समय लगता है और कितनी तत्परता से जो आगे की स्थितियां हैं वो बहाल की जाती हैं। लोकसभा का सचिवालय कितने समय में, कितनी जल्दी राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल करता है, उन्हें फिर एंट्री देता है लोकसभा में, ये बात कांग्रेस के अध्यक्ष ने कही और इस पर ही सभी की निगाहें लगी हुई है। अविश्वास प्रस्ताव का हश्र क्या होना है, नतीजा क्या होना है, वो सबको पता है और संख्या बल के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव गिरना भी है, ये सबको पता है। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां छोटे छोटे फैसलों से बनती बिगड़ती हैं। आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया मोदी सरनेम के मामले में, वो अभी तक सबको पता लग ही गया होगा। 3 चीजें सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, जस्टिस गवाई की बेंच, उन्होंने 3 बातें मुख्य रूप से रेखांकित की। पहली बात यह है कि जो जिला कोर्ट थी गुजरात की, उसने लंबा फैसला दिया। हाई कोर्ट ने उस फैसले को रिपीट किया और इस शब्द इस्तेमाल किया कि पन्ने पर पन्ने भर दिए, लेकिन कहीं पर यह नहीं बताया कि अधिकतम सजा देने का कारण क्या है। और इस ग्राउंड पर ही राहुल गांधी को फौरी राहत देने की बात कही। दूसरा कारण ये बताया कि ये जो फैसला आया जिसमें अधिकतम सजा दी गई जनप्रतिनिधित्व कानून के मामले में, उससे राहुल गांधी का जो सार्वजनिक जीवन जीने का जो अधिकार है राहुल गांधी का, वो अधिकार प्रभावित हुआ। तीसरा कारण ये बताया कि लोकसभा क्षेत्र के जो राहुल गांधी का लोकसभा क्षेत्र है, उसके वोटरों का अधिकार प्रभावित हुआ। तो ये बता करके जो सुप्रीम कोर्ट है उसने थोड़ी राहत दे दी कि राहुल गांधी को। और इस फैसले के बाद से ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। कांग्रेस ने इसे कहा है कि ये सत्य की जीत है, सत्यमेव जयते के नारे लग रहे हैं। नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत पता है कांग्रेस ने। और वही सारी चीजें बार बार निकल करके सामने आ रही हैं कि इतना लंबा जजमेंट और एक बड़े नेता के खिलाफ, और उसमें ये नहीं बताया गया कि ये अधिकतम सजा देने के पीछे कारण क्या है। और इसके बाद में एक और टिप्पणी इसमें की गई है इस फैसले में
कहा कि बयान जो बयान हैं वो अच्छे मूड में नहीं होते हैं। सार्वजनिक जीवन में ये चेतावनी भी है कि सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति को सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है। उन्हें अधिक सावधान रहना चाहिए, ये उम्मीद भी जताई गई है नेताओं के भाषण से। हालांकि राहुल गांधी इस मामले में बहुत अडिग रहे और उन्होंने बार बार कहा कि हम इस मामले में माफ़ी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कोई ऐसा गलत नहीं किया, काम नहीं किया है। और मोदी सरनेम को लेकर के खासतौर से जो शिकायत करता है पूर्णेश मोदी, उनके बारे में भी आज निकल करके सामने आया है कि मोदी सरनेम उन्होंने बाद में जोड़ा है। और राहुल गांधी ने बार बार ये कहा कि जो मोदी उपजाति के लोग हैं उनके बारे में, उनकी मानहानि करने के बारे में उनका कोई इरादा नहीं था। उन्होंने जिनका नाम लिया अपने भाषण में और जिन्हें मोदी सरनेम से जोड़ा, उनमें से किसी ने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया। और ये बार बार कहा गया कि अगर सजा 1 महीने कम भी दी जाती तो इससे जो राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र है उसकी जनता का अधिकार बरकरार रहता है। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। लंबी राजनीतिक बहस है, जो स्थितियां हैं, जो चीजें हैं, उनमें कुल निचोड़ यही है कि जो सजा, अधिकतम सजा दे दी गई इस मामले में राहुल गांधी को, उसके पीछे ये कारण नहीं बताया गुजरात के जिला जनपद न्याय कोर्ट ने और गुजरात की हाई कोर्ट ने कि अधिकतम सजा देने के पीछे कारण क्या है। तो क्या स्थितियां बनेगी 2024 के चुनाव को लेकर के, क्या स्थितियां बनेगी, क्या इससे भाजपा कुछ बैकफुट पर आएगी, राहुल गांधी लोकसभा में पहुंचेंगे तो क्या फिर सवालों की बौछार शुरू कर देंगे। और पिछला जो भाषण है उनका अडानी को लेकर के, जिसमें से उनके काफ़ी अंश भाषण के हटाए गए थे, ये सारी चीज़ें हैं। और जो भी स्थितियां हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, चंद दिन पहले की बात है, राज्यसभा में जो विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, उन्होंने ये कहा था, हड़काते हुए, विपक्ष को हड़काते हुए कहा था कि अधिक बोले तो दरवाजे पर ईडी आ जाएगी। बाद में ये कह दिया गया कि ये मजाक में कहा गया। तो जो भी फैसला होता तो बाद में यहाँ भी ये कहा जा सकता था कि ज़्यादा बोले तो राहुल गांधी जैसा हाल होगा, राहुल गांधी जैसी आपकी सदस्यता जा सकती है। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ चीज़ें निकल करके सामने आती हैं तो राजनीति में चर्चा का विषय करते हैं। अब मीनाक्षी लेखी ने बाद में भले कह दिया हो कि ये मजाक का विषय था, लेकिन उनकी जो भाषा, उनका जो धमकी भरा अंदाज था, उसके काफ़ी मायने निकाले जाते हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे हम। तो आप सबको सुनेंगे, फरुखाबाद के लोग, इस बिग बुलेटिन को सुनने वाले लोग इस चर्चा को सुनेंगे और हम यहाँ बैठ करके इस पूरे विषय को, इस पूरे फैसले को, इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से सोचते हैं, देखते हैं, ये आज की चर्चा का विषय रहेगा। आज हमारे जो मेहमान हैं, हमारे पैनलिस्ट हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। आज भाजपा से अभिषेक पाठम है, भाजपा के जिला मंत्री, आपका स्वागत है। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी और वरुण त्रिपाठी हैं और समाजवादी पार्टी से राधे श्याम जी हैं। राधे श्याम जी का स्वागत है। वरुण त्रिपाठी से शुरुआत करते हैं आज का। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा है कि ये आज खुशी का दिन है, ये सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। राहुल गांधी ने भी कहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये होना ही था और कुछ भी हो, मुझे जो करना है, मेरे मस्तिष्क में जो है, मेरी जो प्लानिंग है वो बिल्कुल क्लियर थी। ये राहुल गांधी ने आज की पत्रकार वार्ता में, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में, ये कहा है। तो क्या स्थितियां बन रही हैं इस फैसले के बाद में, और ये फैसला अगर ना भी आता, दूसरा पहलू भी इसका है।
तो या राहुल गांधी जेल चले जाते तो इसका दूसरा पहलू भी है, जो इंडिया का जो गठबंधन बना है इंडिया नाम से, उसमें जरूर उसके जो पेच हैं वो जरूर ढीले पड़ते। जो सारी राजनीति राहुल गांधी के आसपास चल रही है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आती, कहीं ना कहीं कमी आती। लेकिन अब जब ये फैसला, ये जो आदेश है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, वो सब राहुल गांधी को फौरी तौर से राहत दे रहा है, तो इससे कांग्रेस और खासतौर से इंडिया विपक्षी गठबंधन को काफी इससे उसके हौसले बुलंद हुए हैं। और आगे क्या रणनीति रहेगी, कि क्या स्थिति रहेगी, वरुण त्रिपाठी से जानते हैं। उसके बाद में हम भाजपा और सपा के अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे बात करेंगे। वरुण त्रिपाठी जी, देखिए जिस तरीके से मोदी सरनेम में जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जीत, और ये बात बिल्कुल सच है कि सच की आवाज़ को सत्ता की साजिशें दबा नहीं सकती। हमारा नेता साहब सिस्टम से लड़कर दोबारा उसने वापसी की है, इसमें संशय मात्र भी कतई जो है। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से, जिस तरीके से 24 घंटे में सब कुछ कार्रवाई उनके ऊपर की गई, पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा। तो खड़गे जी ने बिल्कुल सही कहा कि अब आप देखिए कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया, उस पर सरकार कितनी तेजी से त्वरित कार्रवाई करती, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन 2024 से पहले बिल्कुल सही, ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। संसद में दोबारा बैठेंगे अगर, तो कहीं ना कहीं क्या संदेश जाएगा। जनता भी साफ देख रही है कि वो फिर लड़ने वाला एक शेर तैयार होगा और संसद में खड़े होकर साफ प्रश्नों की बौछार करेगा। वायनाड से सांसद बने रहेंगे और 2024 का चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अपनी लोकसभा हो चाहे देश हो, और जिस तरीके से संसद की सदस्यता बहाल हुई है, तो ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से भाजपा ने इतनी तेजी से जो कार्रवाई कराई, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं लताड़ लगाई है, और छीना गया बंगला भी साहब वापस किस तरीके से दिलवाया जाता है, ये भी हम लोग त्वरित कार्रवाई देखेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साहब बहुत अहम और तल्ख टिप्पणी की है। ट्रायल कोर्ट के जज ने अधिकतम सजा देने की गलती की है साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरी चीज आप देखिए, नीचे की दोनों अदालतों ने आप देखिए बताया कि अधिकतम सजा देने की वजह साहब क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अपना क्लियर कट पूरा संदेश दिया है। और दूसरी चीज, अधिकतम सजा क्यों दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने साहब पूछा है। और अगर इसे 1 साल और 11 महीने कर दिया जाता तो साहब राहुल जी की अयोग्यता साबित नहीं होती है साहब, अयोग साबित नहीं ठहराए जा सकते थे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साजिश के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। और मुझे नहीं मालूम कि किस तरीके से भाजपा के नेताओं को ये साहब आइडिया किसने दिया कि साहब संसद व्यवस्था भी साहब उनसे छीन लेनी चाहिए, बंगला भी साहब खाली करा लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये फ्लॉप शो साबित हुआ है। और गुजरात की अदालतों में राहुल जी अपराधी थे, उसी से साहब सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि अधिकतम सजा क्यों दी गई। तो कहीं ना कहीं विवश और लाचार नजर आए हैं साहब इनके महेश जेठमलानी जी, जो कहीं ना कहीं राहुल जी के विरोध में साहब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लोकतंत्र की जीत है और सुप्रीम कोर्ट का स्वागत योग्य फैसला है, और हम उससे बधाई देते हैं। राधेश्याम जी, किस रूप में देखती है आपकी पार्टी इस फैसले को? देखिए, मामला ये है कि जब कोई राजनीतिक सत्ता में बने रहने के लिए इतनी व्याकुल हो जाए कि अपने प्रतिपक्ष में खड़ा हुआ सबसे बड़ा चेहरा, और जब वो ऐसे प्रश्न करने लगे कि सत्ता में बैठे सत्ताधीशों के दिमाग में वो प्रश्न चुभने लगे, तो उसे ये लगने लगता है कि इसको किसी भी तरह से ब्रेक डाउन किया जाए। और आपने ये देखा होगा कि ये जो मामला है, ये मामला 2023 का नहीं है, ये मामला है 2019 के लोकसभा चुनाव का, जो कि कर्नाटक के कोलार में भाषण दिया गया था। ये न तो सूरत में दिया गया, न गुजरात में दिया गया, न दिल्ली में दिया गया।
कर्नाटक के कोलार में ये भाषण दिया गया राहुल गांधी का, जो मोदी नाम जिन्होंने कनेक्ट किए थे वहां खड़े होकर, और 3 नाम उन्होंने लिए थे, नीरव मोदी और ललित मोदी, ये 2 नाम लिए थे। उसके बाद एक इंडिकेशन टाइप मोदी कहा था कि ये मोदी से रिलेटेड क्यों, ये 3 बार उन्होंने मोदी कहा। 50 मिनट का वो टेप रिकॉर्डर भी, वीडियो रिकॉर्डिंग की टेप भी सुप्रीम कोर्ट में आज रखी गई महेश जेठमलानी के द्वारा। और उसको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई ने जो कहा वो बड़ा हैरत करने वाला है। उन्होंने ये कहा कि हाई स्टैंडर्ड पॉलिटिशियन के भाषण के बारे में 125 पेज का एक फैसला पहले ही आ चुका है, आपको उस फैसले को पढ़ना चाहिए कि जो हाई स्टैंडर्ड पॉलिटिशियन है उनका भाषण किस रूप में होता है, वो जनता के सामने किस रूप में एक दूसरे पर बार और पलटवार करते हैं, इसका फैसला पूर्व में ही आ चुका है। ये जस्टिस गवई ने कहा उनके वकील से। और जब इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि इससे पूर्व में भी राहुल गांधी चौकीदार चोर है जैसे नारे लगा चुके हैं, और देखो वो माफी भी नहीं मांग रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हीं के पक्ष में फैसला सुनाएगा, या सुप्रीम कोर्ट को वो मानते ही नहीं है। ऐसी जब बातें कही तो जस्टिस गवई ने महेश जेठमलानी से कहा कि यहाँ बातों से काम नहीं चलता, बातों से आप डाइवर्ट मत करिए मामले को, यहाँ फैक्ट चलते हैं। जब इस तरह की जिरह होने लगे अदालतों में, और इस तरह से आप हमें ये बताइए कि जिस पुर्णेश मोदी ने सूरत की कोर्ट में ये मामला दायर किया, अपील दायर की, उस पुर्णेश मोदी का बैकग्राउंड जब निकल के आया तो उसमें पता चला कि उसका सरनेम तो मोदी है ही नहीं, इससे पहले वो भोताला लिखता था, और मोदी तो उसने बहुत बाद में लिखना शुरू किया, और उसका सरनेम भोताला था। ये जब पूरे फैक्ट वहां सुप्रीम कोर्ट में रखे गए और उसने कहा 13 करोड़ आबादी इससे आहत हुई है। पुर्णेश मोदी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, और जिनके नाम लिए उनमें से एक भी अदालत नहीं गया। पुर्णेश मोदी को बलि का बकरा बना दिया गया, और 13 करोड़ लोगों में से कोई नहीं गया। सिर्फ वही लोग क्यों गए जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड हैं। और जस्टिस गवई ने जो फैसला दिया है उसमें उन्होंने साफ ये कहा है कि आजकल गुजरात से ऐसे काफी दिलचस्प आदेश आ रहे हैं। ये एक लाइन और उस जजमेंट में मेंशन की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की उस बेंच ने, जस्टिस गवई के उस जजमेंट में इस लाइन को मेंशन किया गया। ये लाइन बड़ी पढ़ने वाली है आज के समय में, कि आजकल गुजरात से बड़े अजीबोगरीब फैसले आ रहे हैं, जब देश की सुप्रीम अदालत को ये कहना पड़े। आप समझिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इतनी बड़ी जो मैक्सिमम सजा है उसका कोई आधार नहीं है, ये आधार कहीं नहीं बताया गया, तो इसका मतलब ये है कि सूरत की जिला अदालत, गुजरात की हाई कोर्ट और पूरी न्यायिक प्रक्रिया उसको किस तरह से अपनी राजनीतिक इमारत को बुलंदी पर पहुंचाने के लिए अपने में ढाला गया, और पूरे राजनीतिक पिलर का जो है किस तरह से दोहन कर दिया गया, पूरी व्यवस्था कुंद बना दी गई। अभिषेक जी। जी देखिए भाई साहब, हम लोग पूर्व में भी जब किसी कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय आता है उसका स्वागत करते हैं, और इस कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है हम लोग उसका भी स्वागत करते हैं। बड़े बड़े आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लोग लगाते हैं और लगाने भी चाहिए, पक्ष और विपक्ष का ये काम होता है। दूसरा, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो तत्काल प्रभाव से बंगला वापस करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो गृह मंत्रालय का काम है, उनको उपलब्ध कराया जाएगा। कांग्रेस उसकी चिंता अभी आप लोग इसलिए ना करिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो सरकार करेगी। दूसरी चीज, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो न्यायिक प्रक्रिया का एक क्लब था, उसका दोहन जो है किया गया है। कोई दोहन नहीं किया गया है, वहां के जो है जज के द्वारा फैसला दिया गया था, ना कि भारतीय जनता पार्टी ना समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा। वहां के जजों के द्वारा जो फैसला आया था मैंने उसका भी स्वागत किया था, और आज जो फैसला आया मैं उसका भी स्वागत करता हूं। आप लोग गुमराह करने का काम मत करिए। ये समाजवादी पार्टी का काम शुरू से ही रहा है कि ये गुमराह करने का काम करते रहे हैं, लेकिन जनता जानती है कि आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक गुमराह नहीं कर पाए, और अब आने वाले समय में
आपकी असलियत जो है वो पब्लिक के सामने आ गई है। आप इस टाइप की बयानबाजी करके ये सोचो कि हम पब्लिक को गुमराह कर लेंगे, नहीं कर सकते हो। अभी हो सकता है कल राहुल गांधी के पक्ष में अखिलेश यादव का जो इन्होंने गठबंधन किया है, इंडिया गठबंधन, यूपीए का जो गठबंधन हुआ है, आप यूपीए के गठबंधन के नेता अपने प्रदेश में तो हो अल्लाह काट रहे हैं। कोई नेता जो है संसद में आवाज उठाने लायक नहीं है, क्योंकि वो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर ही नहीं है। ऐसे अधिक दल हैं जो लोकसभा और राज्यसभा में मेंबर नहीं है, और उनके मुखिया गठबंधन करके ये सोच रहे हैं कि हम मोदी सरकार को घेर लेंगे। मोदी सरकार को घेरना है तो आप सदन में आइएगा, ठीक है, लेकिन है क्या, आप लोग जनता को गुमराह करते हैं। CAA जब आया तो अखिलेश यादव जी वहां सदन छोड़ के चले आए थे, लेकिन जैसे ही सदन से बाहर आते हैं तो मीडिया में आकर बयान देते हैं कि साहब ये विशेष समुदाय को भारत से निकालने की तैयारी है। अरे अखिलेश जी, आप इतने काबिल व्यक्ति थे तो आपको सदन में बहस करनी चाहिए थी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम बहस के लिए तैयार हैं, आप सदन छोड़कर भाग आए थे। आप भगोड़े व्यक्ति हो और आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते हो, और जनता ने आपके बहकावे में ना आके भी अब ना आने का वादा किया था, और 2022 का जो विधानसभा का चुनाव था उसमें परिणाम सीधे सीधे देखने को हम सभी को मिले हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि 2024 में कुछ गुमराह करके कर सकते हैं, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि पूरे देश की जनता जागरूक हो चुकी है और जनता जानती है कि उसका हित सुरक्षित कहां है। उसका हित भारतीय जनता पार्टी से सुरक्षित है, उसका हित नरेंद्र मोदी जी से सुरक्षित है, उसका हित योगी आदित्यनाथ जी से सुरक्षित है, ना कि आप जैसे गुमराह करने वाले नेताओं से सुरक्षित है। अपने ही परिवार का जो समय समय पर पता नहीं किस समय इनके परिवार में विखंडन हो जाए, इसका कोई पता नहीं। और ये देश जोड़ने की बात करते हो, ये परिवारवादी पार्टियां इस देश में बहुत ज्यादा लंबे समय अब राज नहीं कर पाएंगी, इनका खात्मा तय है। विवेक जी। जी, सपने में आज भगवान राम आएंगे। सत्तारूढ़ दल के जो कर्णधार हमारे हैं, और पूछेंगे कि हमने जो तुम्हें सत्ता दी थी और तुम तो सर्वोच्च सत्ता बन बैठे, हम ही को चैलेंज करने लगे। आज जरूर पूछेंगे उनसे आके ये। और सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, देखिए, ये पूरी दुनिया में हमारी जो जुडिशरी की एक साख थी वो सबसे ज्यादा हमारी मजबूत है पूरी दुनिया में। अमेरिका, जापान या फ्रांस तरीके देश हैं, उनकी जुडिशरी भी इतनी मजबूत नहीं है जितनी हमारे देश की है। लेकिन पिछले हाल के वर्षों में जिस तरीके से जुडिशरी को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश करी गई, अगर हमारे पक्ष में कोई नहीं फैसला आया तो हमने हत्या करवा दी और तरीके से प्रताड़ित किया, और जिसने हमारे हक में फैसला किया उसको हमने राज्यसभा में पहुंचा दिया, उसको हमने डीजे बना दिया 2 दिन के अंदर। तो ये सारी चीजें हो रही थी, और आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश की 140 करोड़ जनता का जो पिछले वर्षों में कुछ जो विश्वास डगमगाया था हाल के फैसलों से, वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 140 करोड़ लोगों का फैसला वापस आया है, कायम हुआ है जैसा था। और ये एक बिल्कुल बात स्पष्ट हो गई सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, कि किस तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी को एक षड्यंत्र और एक बेशर्मी के तहत सत्तारूढ़ दल ने जुडिशरी का इस्तेमाल करते हुए संविधान को और देश को, लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करी। आज हमारे नेता राहुल गांधी के ऊपर सत्तारूढ़ दल ने इन 9 सालों में हजारों करोड़ रुपया खाली पप्पू बनाने में खर्चा कर दिया। लेकिन वही सत्तारूढ़ दल ने जब देखा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक केवल सांसद है और उसके संग इतना बड़ा जनमानस चल रहा है, जबकि प्रधानमंत्री जी की सभाओं में प्रायोजित भीड़ होती है, उसमें भी कुर्सियां खाली रहती हैं, तो उसके बाद से सत्तारूढ़ दल को
राहुल गांधी एक कार के तरीके से नजर आने लगे। और उसके बाद जब संसद में अडानी वाला प्रकरण हुआ और जिस तरीके से माइक बंद करे गए, जिस तरीके से उनकी बातों को कार्रवाई से हटाया गया, ये एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्म करने वाली बात थी। लेकिन आज ये बिल्कुल साबित हो गया कि भाजपा ने हमारे नेता को जिस तरीके से बदनाम करने की, अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करी, उसका क्या हश्र हो सकता था, वो आज बहुत करारा जवाब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मिला। और आज देश को इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दो चीजें मिली। एक तो 140 करोड़ लोगों का विश्वास बहाल हुआ, दूसरा देश को एक जमीनी संघर्ष से तब के निखर के आया हुआ नेता भी मिला, जिसकी तरफ पूरा देश बहुत उम्मीद से देख रहा है। और भारत जोड़ो यात्रा में एक मिसाल कायम हुई है। एक बात राहुल गांधी का भय जिस तरीके से सत्तारूढ़ दल के अंदर भरा हुआ था, वो आप देखिए कि अकारण नहीं था। राहुल गांधी जी ने जो भी बात कही, चाहे वो 2013 में अडानी की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से कोरोना के बारे में कही गई हो, चाहे नोटबंदी के बारे में कही गई हो, जीएसटी के बारे में कही गई हो, किसान आंदोलन को लेकर, किसान कानूनों को लेकर कही हो, सारी बातें राहुल जी की सही निकली। सत्तारूढ़ दल के लिए एक बहुत बड़ा एक ये चैलेंज था, जिसके लिए सिर्फ सत्तारूढ़ दल को यही रास्ता समझ में आया कि इस षड्यंत्र के तहत इनकी सांसदी को लेके बंगला छीन के शायद हम जनता की निगाह में राहुल गांधी को जीरो कर सकते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का ये कदम उल्टा पड़ा और वो जीरो न होकर देश के हीरो बन के उभरे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, अभिषेक जी से हमारा एक विशेष अनुरोध ये है कि आपने 5 आरोप लगाए, पांचों के जवाब सुन लेना। उसके बाद हमारे 3 सवाल हैं, उनको नोट कर लेना और जवाब देना। बीच में डिस्टर्ब मत करना, डिबेट खराब होती है। आपने सवाल ये किया था, आपने पहली लाइन, बड़ा अच्छा भाषण दिया आपने। राहुल गांधी के फैसले पर मोदी सरनेम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, आप सीए पे पहुंच गए, लोकसभा की कार्रवाई पे पहुंच गए, गठबंधन पे पहुंच गए, पता नहीं कहां कहां पहुंच गए। और ये तब होता है जब आप विषय के बारे में सही तरीके से जानकारी हासिल नहीं करते हैं। आपने अपने स्पीच की जब शुरुआत की थी तो पहली लाइन कही थी कि हम कोर्ट के हर फैसले का स्वागत हमेशा करते रहे और हमेशा करते रहेंगे। आज भी वही हमने किया है। मान्यवर, कल का ही मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के संबंध में जो फैसला दिया था, उसको आप लोग लोकसभा के माध्यम से पलटने जा रहे हैं। ऐसा तो आप कोर्ट के फैसलों का स्वागत करते हैं। और दूसरा, आपने ये कहा कि जो सूरत के और गुजरात के हाईकोर्ट में हुआ वो फैसला जजों ने सुनाया, ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। यही मामला जब राम मंदिर का आता है तो तब आप ये कहते हैं कि भाजपा ने कहा था, करके दिखाया। उसमें जज को आप कतई भी श्रेय नहीं देना चाहते। नंबर 3, आपने ये कहा कि ऐसे भी दल हैं जो संसद में नहीं हैं। हमारे पास पूरे 26 दलों का जो गठबंधन है, उसमें 9 ऐसे दल हैं जिसके 0 सांसद हैं। लेकिन आपके जो 38 दलों का गठबंधन है, उसमें 25 ऐसे दल हैं जिनके 0 सांसद हैं। अब आप बताइए कि कौन ज्यादा और कौन कम है। दूसरा, आपने कहा कि ये परिवारवादी पार्टियां हैं। हमारा जो परिवारवाद हम गिनाना स्टार्ट कर देंगे तो मेरे पास 136 लोगों की लिस्ट है। एक दिन हमने सुनाई थी, पिछली डिबेट सुन लेना, आप ऊब जाएंगे सुनते सुनते। आपने कहा भ्रष्टाचार को लेकर चलने वाली पार्टियां। अभी हाल में ही अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, येदियुरप्पा और मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला गवाही दे रहा है कि किस तरह से वॉशिंग मशीन में धुल के आप लोगों को साफ करते हो। एक महत्वपूर्ण बात, आपने ये कहा कि सदन में भगोड़े साबित हुए आपके नेता और आप चर्चा को तैयार नहीं है। मणिपुर के संबंध में विपक्ष चर्चा करना चाहता है, सरकार क्या कहती है, हम चर्चा को तैयार, लेकिन कैसे? नियम 176 के तहत, और पार्लियामेंट्री बोर्ड का नियम 176 ये कहता है कि चर्चा का समय सीमित होगा, यानी जितना सरकार तय करेगी कि 2 घंटे चर्चा होगी बस। विपक्ष क्या चाहता है? नियम 267 के तहत चर्चा करिए ताकि असीमित समय में मणिपुर की चर्चा हो। आपने क्या कहा? हमारी 1 मिनट, एक सवाल रह गया मान्यवर, बस 2 एक सवाल रह गए।
आपने ये कहा कि हमारी डबल इंजन की गाड़ी पे लोगों का भरोसा है, लोगों को इतना भरोसा है कि हैंड ग्रेनेड और AK-47 से मणिपुर में सुरक्षा बलों पे फायरिंग हो रही है, और पिछले 3 महीनों से ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि मणिपुर में रूल ऑफ लॉ डैमेज हुआ है। और आज की मैं बात बता दूं, इस देश में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा लोकतंत्र खतरे में है। और आज का मामला, आज का बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ के न्यायाधीश रोहित वी देव ने भरी अदालत में लोगों से माफी मांगते हुए इस्तीफा दिया है आज दोपहर में, और उन्होंने कहा कि मैं दबाव में काम नहीं कर सकता। सुन लीजिए, आज आपने जो सवाल किया है कि मणिपुर पर चर्चा नहीं कर रहे, हम विषय जो मैंने रखा था कि आपके नेता CAA पर जनता को गुमराह कर रहे थे। प्रश्न फिर नोट कर लीजिए, गुमराह नहीं कर रहे थे, जनता को गुमराह नहीं कर रहे थे, करने का जो आप काम चर्चा पे तैयार नहीं थे। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आप गुमराह करने का काम मत कीजिए। आप चैनल पर भी गुमराह करते हैं। अगर आप में क्षमता थी तो फिर सदन से भाग क्यों आए? आप सीए पे चर्चा करने लगे। अभी 3 दिन पहले आप यूसीसी कह रहे थे, अब यूसीसी भूल गए आप लोग। यूसीसी बिल्कुल भूल गए। यूसीसी कहाँ गया आपका? अब आप लोग यूसीसी भूल गए। यूसीसी आप नहीं याद करते अब आजकल आप यूसीसी याद नहीं कर रहे हैं। ऐसे डिबेट नहीं होती है कि आप अपने सारे प्रश्न कर ले, दूसरे का ना सुने। सुनो भाई, राधेश्याम सुनो। मुझे लगता है कि यही परंपरा ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये डिबेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब भाषण करा दिया जाए एक तरफा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। डिबेट की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का भाषण करा दीजिए एडिटर महोदय, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ सुनो, बताओ क्या कह रहे हैं। राधेश्याम नहीं बोलेंगे। यादव जी सदन छोड़ के भागे CAA पर। अखिलेश यादव जैसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार बनती है, वो लोकसभा से सदस्यता से इस्तीफा देकर उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं और वो बात करते हैं 2024 की। संभव ही नहीं है कि 2024 की आप बात कर ले। योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा नहीं दिया था। योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा नहीं दिया था लोकसभा की सदस्यता से। योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया। सकते हो योगी आदित्यनाथ, सत्यदेव पचौरी, अखिलेश यादव जाएंगे मणिपुर पर चर्चा करने। अखिलेश यादव जाएंगे, इनकी बात पूरी हो जाती। हमारे कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि आज भगवान राम सपने में आएंगे। भगवान राम सपने में नहीं आएंगे, भगवान राम साक्षात जो है अयोध्या के अंदर पधारने वाले हैं। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सुन लीजिए, अब ये आप कहेंगे कि साहब ये फिर आ गए मंदिर और मस्जिद पर। आपने जो प्रश्न छेड़ा था, मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि भगवान राम अपने ब्राज मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, जो भव्य राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है। आपको भले सपने में ओबामा याद आ जाए, आपको भले सपने में टुकड़े टुकड़े गैंग याद आ जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भगवान राम में आस्था रखती है, भगवान राम में विश्वास रखती है। आपके नेता भगवान राम को काल्पनिक कहते हैं। आपके कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कह लूं, इन्होंने एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। एक भी, और नहीं, एक बात मैं इनका जवाब दे दूं। इन्होंने कहा अखिलेश यादव सरकार बनने के तुरंत बाद इस्तीफा देके चले आए। योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, सत्यदेव पचौरी, ऐसे अनेक नाम हैं जो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर उत्तर प्रदेश में शामिल हुए थे। देखिए, 2024 में भाजपा का बोरिया बिस्तर बंद होने जा रहा है और अब भाजपा के प्रवक्ता की बौखलाहट मचा रही है कि मुद्दे से कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आ रहे हैं। मेन मुद्दों पे आप बात करेंगे, CAA पे पहुंच जाएंगे, तमाम हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान राम मंदिर। आप देखिए कि जिस चीज पे डिबेट होनी चाहिए उससे कहीं ना कहीं भागते नजर। ये भाजपा के प्रवक्ताओं की बौखलाहट का नतीजा है। कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। तो मुझे लग रहा है झोला उठाने का समय आ गया है। जनता जागरूक हो चुकी है। अरे मैंने सवाल छगन भुजबल पे भी किया था, आप बोले।
मैंने सवाल व्यापम घोटाले पर भी किया था, आप बोले। मैंने सवाल अजीत पवार पे भी किया था, आप बोले। हो क्या भाई? सुनिए, आपने सवाल इस पर नहीं किया। कितने दंगे हुआ करते थे, दिल्ली में कितने दंगे हुआ करते थे, जरा इसका भी जवाब समाजवादी पार्टी अरे दे दे। दंगा कराने वाला मोनू मानेसर कौन है? 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 मोनू मानेसर, मोनी मानेसर, बोलना क्या? मोनू मानेसर, मोनू मानेसर बताओ कौन है भाई? मोनू मानेसर कौन है? मोनू मानेसर कौन है? मोनू मानेसर, मोनू मानेसर पे क्यों नहीं बोलना चाह रहे? मोनू मानेसर के बारे में बता दो। बजरंग दल का जिला अध्यक्ष मोनू मानेसर। और किसी विवेक जी 1 मिनट बोलना, जल्दी बोलिए, समय समाप्त हो रहा। हाँ, ये सच को डरा के चुप कराने वाली फासिस्ट ताकतों को सुप्रीम कोर्ट से करारा जवाब मिला है। ठीक है, ठीक है। सत्य में आज की इस बुलेटिन की इस बहस को यहीं समाप्त करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले के बाद में क्या राजनीतिक परिस्थितियां बनती बिगड़ती हैं, ये आने वाले दिनों में दिखेगा। खासतौर से जो अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा है उसमें राहुल गांधी पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, राहुल गांधी का रोल क्या रहता है, राहुल गांधी पहुंचते हैं तो किस तरह से आरोपों की बौछार करते हैं, क्या स्थितियां रहती हैं, और राहुल गांधी के आरोपों का जवाब सरकार किस तरह से देती है, ये सब आने वाले दिनों में दिखेगा। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए विवेक जी का, अभिषेक का, वरुण का और राजेश्याम का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नई चर्चा में, नई विषय पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नमस्कार सभी को।